Hello everyone, good evening. Good evening to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक की साइंस एंड टेक न्यूज पे। यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा वो इसरो एंड डीआरडीओ के न्यूज पे रहेगा। अभी जितने भी एग्जाम्स देखे गए हैं वहां पर साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आए हैं। इसरो के अपकमिंग मिशंस हो गए या फिर नासा के अपकमिंग मिशंस हो गए। हमारा डीआरडीओ ने कोई मिसाइल लॉन्च किया है, जैसे कि अग्नि 4 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, रुद्रम मिसाइल कैसी मिसाइल है, एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं और रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक किसी भी वजह से अगर इसरो और अदर स्पेस एजेंसी प्लस डीआरडीओ अगर न्यूज में है तो वो सारी बातें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज जैसे कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है, तो वो सारी बातों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, ये हमारा 4th नंबर का लेक्चर है कंपाइलेशन का। इसके पहले मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स कवर करा दी हैं, सभी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवर करा दी हैं और इन 6 महीनों में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई हैं या पुरानी स्कीम को एक्सटेंड किया गया है वो सारी बातें भी कवर कर ली है। गवर्नमेंट स्कीम वाला वीडियो देखना नहीं भूलेंगे आने वाले एग्जाम के लिए और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा 4th नंबर का लेक्चर है जहां पे हम बात करेंगे इसरो एंड डीआरडीओ की न्यूज पे। आइए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट न्यूज। तो पहली न्यूज आती है कि देखेंगे कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है। किस चीज का अप्रूवल दिया है? चंद्रयान 4 मिशन के लिए अप्रूवल मिला है। इसके अलावा हमारे देश का पहला वीनस ऑर्बिटल मिशन, तो वीनस ऑर्बिटल मिशन के लिए अप्रूवल मिला है। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, इसका भी अप्रूवल कैबिनेट ने दिया है। इनका बजट देखेंगे और टाइमलाइन समझेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैबिनेट ने रिसेंटली 4 स्पेस मिशन जिसमें चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटल मिशन इंक्लूड है, इनको अप्रूवल दे दिया है। हमारा जो चंद्रयान 4 मिशन होगा इसका काम क्या होगा? चंद्रयान 4 मिशन जाएगा चंद्रमा की सरफेस पे, लूनर जो सरफेस है लूनर सरफेस से सैंपल जो सॉइल सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके अर्थ पर वापस लेकर आएगा जिससे हम रिसर्च वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो चंद्रयान 4 मिशन का पर्पस है कलेक्ट लूनर सैंपल फ्रॉम द मून सरफेस एंड ब्रिंग देम बैक टू द अर्थ। अगर हमने ऐसा कर लिया, अगर हमने चंद्रमा की सरफेस पे ड्रिलिंग कर ली, सैंपल को कलेक्ट कर लिया और सॉइल सैंपल को अर्थ पर लेकर आ गए, तो ऐसा करने वाली हम यहाँ पे 4th नंबर की कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि इसके पहले केवल यूएसए, रशिया और चाइना ने सक्सेसफुली लूनर सॉइल को अर्थ पर लेकर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो अश्विनी वैष्णव हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को संभालते हैं, इन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट है कि हम अपने इंडियन एस्ट्रोनॉट को लूनर सरफेस पे पहुंचाएंगे 2040 तक। 2040 तक इंडियन एस्ट्रोनॉट लूनर सरफेस पे जाएंगे। ठीक है, ये बात इसमें बोली गई है। और हमारे देश का पहला वीनस मिशन भी हम लॉन्च करने वाले हैं और पहला वीनस मिशन की जो डेट है वो है मार्च 2028। मार्च 2028 तक पहला मिशन हम भेजेंगे शुक्र ग्रह पे, मतलब वीनस पे। ठीक है, जिसकी कॉस्ट होगी 1236 करोड़ रुपीस। तो आपको ये टाइमलाइन याद रखनी है और ये बजट याद रखना है वीनस मिशन का। तो हमारे देश का पहला वीनस मिशन कब जाएगा? मार्च 2028 में जाएगा। इसका बजट कितना होगा? 1236 करोड़ रुपीस है। नाउ बात करते हैं चंद्रयान मिशन के बारे में। चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 4 मिशन को हम 36 मंथ में रेडी कर लेंगे और 2104 करोड़ रुपीस 2104 करोड़ रुपीस इसकी कॉस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जब चंद्रयान के बारे में बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 1, 2 और 3 की भी लॉन्चिंग डेट हमें पता होनी चाहिए। चंद्रयान 1 को हमने 2008 में लॉन्च किया था, 2008 में। ठीक है, फिर चंद्रयान 2 को हमने 2019 में लॉन्च किया था, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए। और फिर हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया 2023 को। इसलिए तो 23rd ऑफ अगस्त 2023 को जब हमने लूनर सरफेस पर लैंडिंग की थी, सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी, इसलिए हम नेशनल स्पेस डे 23rd ऑफ अगस्त को मनाते हैं। तो ये हमारे 3 चंद्रयान मिशन है और चौथा चंद्रयान मिशन को अप्रूवल मिल चुका है जिसका बजट 2100 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें कहा है कि इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको हम 2035 तक स्टैब्लिश कर देंगे और चंद्रमा की सतह पर
इंडियन एस्ट्रोनॉट को 2040 पर लैंडिंग कराएंगे। तो ये सभी अप्रूवल कैबिनेट ने रिसेंटली दिया है। चलिए, तो हमने देखा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 और अब हमारा 5वें नंबर का लूनर मिशन। ठीक है, हमारी कंट्री का 5th नंबर के लूनर मिशन का नाम है ल्यूपेक्स। ठीक है, ये मिशन जो है वो इंडिया और जापान का ज्वाइंट मिशन है एक्चुअली। तो यहाँ पे इंडिया एंड लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स को अप्रूवल मिल चुका है। तो ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। नाम से समझ में आ रहा है कि चंद्रमा की पोलर साइड पे जाना है और वहां पर उसे एक्सप्लोर करना है। अब जो ल्यूपिक्स मिशन है ये हमारे देश का 5वें नंबर का लूनर मिशन है, मतलब जो कि चंद्रमा की सरफेस पे जाएगा। और इसे ज्वाइंटली काम करेंगे कौन कौन? जाक्सा मतलब जापान की स्पेस एजेंसी एंड इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी। इसका पर्पस है चंद्रमा की सरफेस पे वाटर रिसोर्सेस का पता लगाना। इसका टाइम क्या होगा? अप टू 100 डेज तक ये लूनर सरफेस पे रहेगा। लूनर सरफेस में जाके इसके पास कुछ एडवांस टूल होंगे। उन एडवांस टूल की मदद से ड्रिलिंग करेगा, चंद्रमा की सरफेस पे ड्रिलिंग करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और उसके बाद सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और चंद्रमा की सरफेस पे पानी का पता लगाने का काम भी ये मिशन करेगा। ठीक है, अब देखेंगे कोई भी मिशन होता है जब दो स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेशन है तो अलग अलग काम अलॉट होते हैं कि आपको रोवर बनाना है तो हम लैंडर बनाएंगे। इस तरीके से काम का अलॉटमेंट होता है। तो जापान जो है वो कंस्ट्रक्शन करेगा रोवर का और रॉकेट। ठीक है, रोवर और रॉकेट इन दोनों का कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? जापान करेगा। इंडिया क्या बनाएगा? तो इसरो बनाएगा लैंडर। इसरो क्या बनाएगा? लैंडर बनाएगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगली कहानी समझते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है गगनयात्री के बारे में। ठीक है, एक मिशन है जिसका नाम है एक्सुम 4 मिशन। ठीक है, ये मिशन है जिसके अंदर नासा नासा इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस पे भेजेगी। इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस पे भेजा जाएगा बाय द नासा, जिसका नाम है एक्सुम 4 मिशन। अब इसके लिए हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई और एक गगनयात्री को फाइनलाइज किया गया फॉर अपकमिंग गगनयान मिशन एज वेल एज एक्सुम मिशन। ठीक है, इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला, इन्हें सिलेक्ट किया गया है एज द प्राइमरी गगनयात्री फॉर इंटरनेशनल स्पेस मिशन। ओके है जी, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसरो ने यहाँ पे यूएसए के साथ एक वेंचर साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हमारे एस्ट्रोनॉट को भी आप स्पेस में पहुंचाइए। तो यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हुई थी। 2 लोगों का नाम सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे जो प्राइमरी गगनयात्री हैं वो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और उनके बैकअप के लिए अगर उनको कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम है, फिट नहीं है, तो उस केस में बैकअप के लिए है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। तो ये 2 गगनयात्री आपको देखने को मिलेंगे। हमारे देश के पहले पर्सन जो कि स्पेस में गए थे उनका नाम है राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जी जो है वो 1984 में स्पेस में गए थे। सोवियत यूनियन, उस समय सोवियत यूनियन था, आज के समय पे रशिया है। तो रशिया के सोयूज T11 रॉकेट की मदद से राकेश शर्मा जी गए थे स्पेस में। ओके है जी, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द GSAT-20। GSAT-20 इंडिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, GSAT-20 क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वेट 4700 kg आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमने रिसेंटली फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स का रॉकेट है। तो फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से GSAT-20 सैटेलाइट को हमने स्पेस में भेजा है। ठीक है, यही बात लिखिए कि इंडिया का जो हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-20, जिसका वेट 4700 किलोग्राम्स है, इसको हमने यूएसए से लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 19 नवंबर 2024 को। ठीक है, इस सैटेलाइट को डेवलप करने का काम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, लेकिन इसको कैरी करने का काम कौन कर रहा है? स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। ओके है जी, और इसका जो ऑपरेशनल पीरियड होगा वो 14 ईयर्स मतलब 14 सालों तक ये काम करने वाला है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारे घरों में जो टीवी चलती है, हम जो फोन पे बातें करते हैं, वो सब हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से ही पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इंडिया की पहली एनालॉग मिशन, इंडिया फर्स्ट एनालॉग मिशन। अब ये क्या मिशन है देखेंगे। तो जैसा मार्स या फिर आपके मून में जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, अगर हम अपने एस्ट्रोनॉट को वहां भेज रहे हैं, मून पे भेज रहे हैं, तो वैसी एक कंडीशन हमें लिविंग कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर ट्रेनिंग पर्पस, राइट। इसलिए यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलेगी। It aimed to replicate the living condition astronaut would face on the mission
टू डेस्टिनेशन लाइक मून, मार्स और एस्टेरॉइड। तो यहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट तैयार किया जाएगा जिससे हम फिजिकल एंड जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहे हैं किसी भी ह्यूमन पे, किसी एस्ट्रोनॉट पे, उसको हम रिसर्च कर सकें, R&D कर सकें, ये हमारा पर्पस है। ठीक है, इसको तैयार करने का काम किसने किया है? तो सबसे पहली बात तो इसरो। इसरो के अलावा आका स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे एंड लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इन्होंने मिलकर इस एनालॉग ऑब्जर्वेटरी को तैयार किया है जो कि भारत का पहला है। ठीक है, चलिए अब हम सेटअप करने जा रहे हैं इंडिया की पहली स्पेस AI लैब। ठीक है, इंडिया की पहली स्पेस AI लैब को सेटअप किया जाएगा और इसे इसरो के PSLV C60 की मदद से दिसंबर 2024 में लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? इसरो के PSLV C60 की मदद से इंडिया की पहली AI लैब को लॉन्च किया है। ठीक है, और इस लैब का नाम है MOITD। MOITD का मतलब है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक लैब है, AI लैब, जिसको तैयार किया है हैदराबाद बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है TM2 स्पेस ने इसको रेडी किया है। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें जो चीजें याद रखनी है वो ये है, देखेंगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये कि इंडिया की पहली AI लैब है। ठीक है, टेक मी टू स्पेस TM2 हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसने इसको रेडी करने का काम किया है। इसका नाम है MOITD, माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। लॉन्च कर रहे हैं हम PSLV C60 की मदद से। लॉन्चिंग डेट ऑलरेडी दिसंबर में हो चुका है। ठीक है, ये रियल टाइम में डेटा प्रोसेस करने का काम करेगा और इसका जो टेक्निकल पार्टनर है वो इन स्पेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला मिशन है प्रोब 3 मिशन। ठीक है, रिसेंटली न्यूज में था प्रोब 3, क्योंकि प्रोब जो मिशन है, जो प्रोब 3 मिशन है वो किसका मिशन है? ESA, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनका मिशन है, बट इसको इसरो के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है। इसरो के PSLV C59 रॉकेट की मदद से प्रोब 3 को लॉन्च किया है। दैट्स व्हाई इसरो न्यूज में है। ठीक है, तो प्रोब 3 इसरो टू लॉन्च यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग सोलर मिशन। अभी जो प्रोब 3 मिशन है कैसा मिशन है? ये सोलर मिशन है। ये सोलर एटमॉस्फेयर की, सोलर कोरोना की और जो सन पे पाई जाती है विंड्स, उनकी स्टडी करने का काम ये करेगा। इसको हमने PSLV C59 की मदद से लॉन्च किया है। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये आर्टिफिशियल इक्लिप्स क्रिएट करेगा, साथ ही साथ सन के कोरोना की स्टडी और सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा प्रोब 3 मिशन। ओके, चलिए अगली कहानी देखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं स्पाडेक्स मिशन। स्पाडेक्स का मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। ये हमारे देश का पहला डॉकिंग मिशन है। डॉकिंग मिशन का ये मतलब होता है कि दो सैटेलाइट को स्पेस में कनेक्ट करना या फिर डिस्कनेक्ट करना, ये इसका पर्पस है। तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला इंडिया चौथे नंबर का देश बन चुका है। केवल अभी तक USA, रशिया एंड चाइना ही डॉकिंग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे और इंडिया यहाँ पे चौथे नंबर का देश बन गया है जिसने डॉकिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया है। ठीक है, तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से यूजिंग द PSLV C60 रॉकेट। C60 रॉकेट की मदद से इसमें दो आइडेंटिकल सैटेलाइट्स होंगे, एक होगा चेजर और दूसरा होगा टारगेट। ठीक है, और इनको हमने 470 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में इंस्टॉल करने का काम किया है और इंडिया 4th नंबर की कंट्री बन चुका है जिसके पास डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। ओके, चलिए अगली कहानी समझेंगे इसरो के बारे में। इसरो एंड IIT मद्रास दोनों ने मिलकर इस्टेब्लिश किया है रिसर्च सेंटर फॉर स्टडिंग स्पेसक्राफ्ट एंड लॉन्च व्हीकल थर्मल मैनेजमेंट। अब देखिएगा, जो हमारे स्पेसक्राफ्ट होते हैं या जो हमारे रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, इतने ज्यादा उनको फ्रिक्शन फेस करना होता है, घर्षण। अब यहाँ से कोई चीज आप स्पेस में इतनी हाई स्पीड से लॉन्च कर रहा है, कितना फ्रिक्शन होता है, तो थर्मल कंडीशन क्या है, उसके अंदर जो लिक्विड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इन सब के लिए R&D लैब तो होनी चाहिए रिसर्च पर्पस के लिए, इसलिए IIT मद्रास और इसरो ने इसे सेटअप किया है। तो IIT मद्रास ने यहाँ पर इसरो के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस एस्टेब्लिश किया है। कहां पर? IIT मद्रास में, जिसके लिए इसरो ने 1.84 करोड़ रुपए का बजट दिया है IIT मद्रास को। ठीक है, डन। चलिए अगली कहानी समझ लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे देश में एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम NCVET के नाम से जानते हैं, मतलब नेशनल काउंसिल
फॉर वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग। इसका फॉर्मेशन हमने 2018 में किया था और 2020 से ये ऑपरेशन में है, 2020 से ऑपरेशन में है। जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है अलग अलग डोमेन्स में, कोई मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने की ट्रेनिंग करता है, तो कोई कुछ और डोमेन में ट्रेनिंग करता है, तो ट्रेनिंग के बाद जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है वो ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन है एनसीबीईटी प्रोवाइड करती है। अगर कोई स्पेस डोमेन में ट्रेनिंग करना चाहता है तो सर्टिफिकेशन देने के लिए अथॉरिटी बनाया गया है, किसको? इन स्पेस को। इन स्पेस क्या है? इसरो की एक कमर्शियल आर्म है, ठीक है। तो एनसीबीटी रिकॉग्नाइज इन स्पेस एज अ अवार्डिंग बॉडी टू बूस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग इन स्पेस सेक्टर। तो स्पेस सेक्टर में सर्टिफिकेशन देने का काम इन स्पेस करेगा। इन स्पेस का मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि कमर्शियल बॉडी है किसकी? इसरो की, ठीक है। चलिए अगली कहानी समझते हैं हम। नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पर रूमी 1 रॉकेट के बारे में। इसरो की न्यूज खत्म हो चुकी है, अब स्पेस डोमेन में कुछ और एडवांसमेंट हुए हैं, अलग अलग एजेंसी ने अगर कोई मिशन लॉन्च किए हैं, अब हम उसको देखने वाले हैं। इसरो की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो मैंने कवर करा दी, ठीक है। अब हम यहाँ पर अदर स्पेस एजेंसी पे बात कर रहे हैं, अदर स्पेस एजेंसीज, ओके है जी। चलो, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं रूमी 1 रॉकेट की मदद से। रूमी 1 एक हाइब्रिड रॉकेट है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, इसे हम हाइब्रिड रॉकेट रॉकेट बोलते हैं। तो इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड का पहला मोबाइल लॉन्चर हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को लॉन्च किया है। मोबाइल लॉन्चर का ये मतलब होता है कि आप उसको कहीं भी किसी भी लोकेशन से पोर्टेबल डिवाइस की मदद से कहीं पर भी जाके लॉन्च कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मोबाइल लॉन्चर हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया गया है और ये भारत का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसको आप बाद में यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे तैयार किसने किया है? एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया, ठीक है। चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है? स्पेस जोन इंडिया। इन्होंने कोलैबोरेशन किया था मार्टिन ग्रुप के साथ और मिलके इंडिया का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को डिजाइन किया है, जो एक मोबाइल रॉकेट है, मोबाइल लॉन्चर ट्रक वगैरह की मदद से इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा? ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का पता लगाने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। इसे 35 किलोमीटर के हाइट पर लॉन्च किया जाएगा और फिर उसको हम रीयूज कर सकते हैं, वापस अर्थ पे ला सकते हैं, ओके। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं नासा के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे लगातार आपको पता है स्पेस में कचरा तो बढ़ता जा रहा है, ओके। इसके अलावा जो यहाँ पे नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी डीकमीशन होने वाला है, मतलब उसका जो लाइफ था वो 2030 तक है। तो 2030 के बाद उसको वापस से अर्थ में लाके उसको खत्म करना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसको मिला है? स्पेस एक्स को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि स्पेस एक्स को रिसेंटली 843 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है बाय द नासा टू डी ऑर्बिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डी ऑर्बिट करना है और एक पॉइंट इन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसका नाम है पॉइंट नीमो, जो कि पैसिफिक ओशियन में आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, पॉइंट नीमो। यहाँ पे इसको डी ऑर्बिट करने के बाद गिरा देना है। इसे हम स्पेस ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ये जो पॉइंट नीमो है ना, इसको हम स्पेस ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। मतलब जो भी मिशंस होते हैं ना, जो कि आपके जो भी मिशंस हैं कंप्लीट हो चुके हैं, डी ऑर्बिट करना है, डीकमीशन करना है, तो इनको यहीं पर गिराया जाता है, पॉइंट नीमो पे, ठीक है। तो नासा ने स्पेस एक्स को 843 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डी ऑर्बिट करने का, और 2030 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डी ऑर्बिट किया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी तक की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल कोई डिवाइस है जो स्पेस में लॉन्च किया गया है, वो ISS है। इसका वेट 4,30,000 kg आपको इसका वेट देखने को मिल जाएगा। इसे यूएसए, यूरोप, जापान, कनाडा और रशिया इन सभी ने मिलकर 2000 में लॉन्च किया था, लेकिन 2028 में रशिया एग्जिट हो रहा है और 2030 में इसे डीकमीशन किया जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए अगली कहानी समझेंगे। अब यहाँ पे प्लूटो का एक मून है जिसका नाम है चेरॉन। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि चेरॉन किस प्लेनेट का या किस बॉडी का सैटेलाइट है? एक चंद्रमा है, आंसर हो जाएगा प्लूटो। वी नो दैट कि प्लूटो जो है वो हमारा एक प्लेनेट नहीं है। 2006 में हमने इसको प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। तो आज का क्वेश्चन आता है याद मुझे, जिस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं।
कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को आंसर करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली वो कौन सी अमेरिकन स्टेट या अमेरिकन कंट्री है जिन्होंने जिन्होंने प्लूटो को अपना ऑफिशियल स्टेट प्लैनेट डिक्लेयर किया है। प्लूटो को किसने अपना ऑफिशियल स्टेट प्लैनेट डिक्लेयर किया है, उस कंट्री उस सिटी का नाम आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। ओके है जी, ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी लोगों को आंसर करना है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सभी फ्रेंड जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सभी एग्जाम में साइंस एंड टेक पूछा जाता है। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इस तरीके के यूजफुल लेक्चर्स मिलते रहे, आप पढ़ते रहे और एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने रिसेंटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2, H2O2 को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड का पता लगाया है प्लूटो के लार्जेस्ट मून जिसका नाम है चेरॉन पे। ठीक है, इसका पता नासा के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड का पता लगाया गया है। चेरॉन जो है वो प्लूटो का सबसे बड़ा मून है जिसकी डिस्कवरी 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। जेम्स डब्ल्यू क्रिस्टी एंड रॉबर्ट एस हैरिंगटन ने इसकी डिस्कवरी की थी। ओके है जी। लीसा मिशन, सो व्हाट इज द लीसा? लीसा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या किस स्पेस एजेंसी का मिशन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नासा का मिशन है। पहली चीज, इसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन। क्या फुल फॉर्म है? लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन, जो कि नासा का है। नासा इसमें 6 टेलीस्कोप को लॉन्च करेगा। ठीक है, नासा के साथ साथ यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी कंट्रीब्यूशन है, तो आप कह सकते हो एक ज्वाइंट मिशन है बिटवीन नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड 2030 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो हाई ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो ऑब्जेक्ट तो बहुत तेज स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में मूव करते हैं और डिफरेंट वेव्स को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर ट्रैक करेगा, डिटेक्ट करेगा, ब्लैक होल की डिस्कवरी करेगा। तो ये सब इसका मतलब एक तरीके से यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का काम इन टेलीस्कोप्स का होगा अंडर द लीसा मिशन। और ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट मिशन है। 2030 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे न्यू सेफर्ट स्पेसक्राफ्ट। अब ये किसका है? ये ब्लू ओरिजिन कंपनी का है। ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी है जेफ बेजोस की, और इनका टारगेट है कि जो नॉर्मल सिविलियन है, आप और हम जैसे लोग हैं, वो भी स्पेस में जा सके। तो एक तरीके से स्पेस टूरिज्म को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं अंडर द न्यू सेफर्ट स्पेसक्राफ्ट। इसके लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिससे नॉर्मल लोग भी न्यू सेफर्ट स्पेसक्राफ्ट की मदद से स्पेस में जा पाएंगे, स्पेस की ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, इसका नाम एलन सेफर्ड के नाम पे रखा गया है, और एलन सेफर्ड पहले अमेरिकन थे जो स्पेस में गए थे। ठीक है, न्यू सेफर्ड में जो आपने रॉकेट यूज किया है लोगों को ऊपर ले जाने, स्पेस में ले जाने के लिए, वो रियूजेबल रॉकेट है, मतलब पूरी तरीके से उसको वापस से अगली फ्लाइट के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। पहला है रियूजेबल बूस्टर और दूसरा है प्रेशराइज्ड क्रू कैप्सूल। अब एक कैप्सूल में 6 पैसेंजर जा सकते हैं। 100 किलोमीटर की हाइट पर ले जाया जाएगा, स्पेस में विजिट कराया जाएगा और वापस अर्थ पे लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपा क्लीपर मिशन। यूरोपा क्लीपर मिशन भी नासा का मिशन है। यूरोपा क्या है? यूरोपा जुपिटर का एक सैटेलाइट है। बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह आपको यूरोपा देखने को मिलेगा। तो यूरोपा को की डिस्कवरी, उस पर रिसर्च पर्पस करने के लिए एक्चुअली नासा मिशन लॉन्च कर रहा है। तो नासा टू सेंड $5 बिलियन यूरोपा क्लीपर मिशन इन अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पे 10 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया है। और जुपिटर का वन ऑफ द लार्जेस्ट मून है यूरोपा। हम सभी को पता है कि सबसे बड़ा जो पूरे सोलर सिस्टम का और जुपिटर का सबसे बड़ा जो मून है उसका नाम है गैनीमीड, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम आपको यूरोपा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। इसकी डिस्कवरी गैलीली ने की थी, गैलीलियो ने, और इसके लिए $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा नासा। अगला प्रोग्राम है मूनलाइट प्रोग्राम। मूनलाइट प्रोग्राम यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। किसका प्रोग्राम है ये? मूनलाइट प्रोग्राम यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। क्या है ये प्रोग्राम? अगर सिंपल भाषा में हम समझे इस प्रोग्राम के बारे में, तो जो अपकमिंग लूनर मिशन होते हैं, कोई प्राइवेट संस्था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लूनर मिशन को लॉन्च कर रही है,
तो लूनर मिशन की लॉन्चिंग के लिए कई सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक टेक्निकल असिस्टेंट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम इन सभी अपकमिंग लूनर मिशन को कौन करेगा? मूनलाइट प्रोग्राम, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस में मूनलाइट मिशन को लॉन्च किया है। मूनलाइट मिशन का पर्पस है कि आने वाले 20 सालों में जो 400 से ज्यादा मून मिशन प्लान किए जा रहे हैं अलग अलग स्पेस एजेंसीज के द्वारा और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करना, उनको क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। साथ ही साथ यहाँ पर अंडर द मूनलाइट मिशन 5 लूनर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। ये 5 लूनर सैटेलाइट्स जो जाने वाले अपकमिंग एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन एस्ट्रोनॉट की हेल्प करेगा, सरफेस मोबिलिटी, कम्युनिकेशन और ऑटोनोमस लैंडिंग में हेल्प करेगा। क्लियर है? साथ ही साथ ये चंद्रमा से अर्थ की सरफेस पे मतलब लगभग 4 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे डेटा को पहुंचाने का काम भी करेगा कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। इनका मेन फोकस क्या है? कवरेज प्रोवाइड करना मून के साउथ पोल में। ठीक है, इतनी चीजें डन। चलिए आने वाली कहानी समझते हैं। अगला है वोयेजर 2। वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली न्यूज में है। क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इसने यूरेनस के पास से ये गुजरा था और ये पहला ऑब्जेक्ट है जो कि यूरेनस के पास से गुजरा है। देखेंगे, इसकी कहानी समझते हैं वोयेजर के बारे में। तो वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट किसका है? पहली चीज तो ये नासा का स्पेसक्राफ्ट है। इसको 20th ऑफ अगस्त 1977 में लॉन्च किया था। आउटर स्पेस को, हमारे जो आउटर प्लैनेट्स हैं, आउटर स्पेस है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसने आउटर प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और उनके चंद्रमा पे जाके मतलब उनके पास से गुजरा है। ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसने यूरेनस और नेपच्यून को विजिट किया है। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जिसने जिसने 14 मून का पता लगाया था जुपिटर में। इसने यूरेनस के भी 10 मून का पता लगाया था। ठीक है, तो इसलिए वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है फर्स्ट वीमेन ऑन मून। अब यहाँ पे देखेंगे, हम सभी को पता है कि चंद्रमा पे अभी तक कोई भी फीमेल नहीं गई है। अब ऐसा एक नाम बहुत बार सामने आ रहा है, किसका? क्रिस्टीना कोच का। हो सकता है कि वो मून पे जाने वाली पहली फीमेल बन जाए। अभी तक नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन बार बार इनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि क्रिस्टीना कोच केवल और केवल एकमात्र ऐसी फीमेल है जो आर्टेमिस 2 क्रू मिशन का पार्ट है। और जो आर्टेमिस 3 मिशन होगा जिसमें हम लूनर सरफेस में एस्ट्रोनॉट को लैंडिंग कराएंगे, तो हो सकता है यही थर्ड मिशन में लूनर सरफेस पे लैंड करें, लेकिन अभी तक नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ। फिलहाल हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, एक इटालियन ब्रांड है जिसका नाम है प्राडा। तो प्राडा यहाँ पे स्पेस सूट, जो हमारे एस्ट्रोनॉट लूनर सरफेस में जाएंगे उनके लिए स्पेस सूट डिजाइन करने का काम कौन कर रहा है? प्राडा कर रहा है। ठीक है, द फर्स्ट वीमेन टू सेट फुट ऑन द मून विल बी ड्रेस्ड इन द डिजाइनर स्पेस सूट। इसके लिए नासा और इटालियन फैशन हाउस प्राडा ने कोलैबोरेशन किया है। नासा का आर्टेमिस 3 मिशन जो है वो लूनर साउथ पोल पर जाएगा और इसमें जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे वो प्राडा के सूट को पहन के जाएंगे 2026 तक। नासा का फॉर्मेशन 1958 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज कर लेना, विल नेल्सन अब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रह गए हैं नासा के। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि अब नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन चुके हैं नासा के। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इसरो की न्यूज देखी और अलग अलग स्पेस एजेंसी अगर न्यूज में है तो वो हमने देखा। नाउ बात करते हैं अबाउट द डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डीआरडीओ की जब भी बातें करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है मिसाइल, क्योंकि अलग अलग प्रकार की मिसाइल बनाते हैं और मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं। तो मिसाइल से जनरली 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मिसाइल किस प्रकार की है, मतलब सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, या फिर उसकी रेंज पूछी जाती है। 2 ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम फोकस में रखते हुए डीआरडीओ की न्यूज को कवर करेंगे। ठीक है, चलेंगे देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है आकाश वेपन सिस्टम के बारे में। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम हमने अपने आकाश सिस्टम को एक्सपोर्ट किया है। किसको? अर्मेनिया को। अर्मेनिया खरीद रहा है हमारा आकाश वेपन सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया बेस्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैज शिप्ड द फर्स्ट आकाश वेपन सिस्टम बैटरी टू अर्मेनिया।
और इस सेकेंड मिसाइल सिस्टम है जो हमने किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट किया है। इसके पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है वो हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया था, और आकाश मिसाइल सिस्टम हम अर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है इतनी चीजें? इसके लिए यहाँ पे देखेंगे 2023-24 में हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 21,000 करोड़ था, और हमारा टारगेट है 35,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट करना 24-25 तक। नाउ बात करेंगे आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में। सबसे पहली बात तो इसको डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, और मैन्युफैक्चर करने का काम भारत डायनेमिक लिमिटेड ने किया है। ठीक है, आकाश मिसाइल सिस्टम डेवलपमेंट किसने किया है? डीआरडीओ ने। मैन्युफैक्चर किसने किया है? भारत डायनेमिक लिमिटेड, या शॉर्ट में बीडीएल ने। ठीक है, अब यहाँ पे आकाश मिसाइल सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑलरेडी हमारी जो आर्मी है इसको 2015 से यूज कर रही है। 2015 से आकाश मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी यूज कर रही है, और इसकी रेंज 25 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। 25 किलोमीटर की रेंज है, ये किसी भी ड्रोन को, एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। अर्मेनिया की कैपिटल एरेवन है, करेंसी ड्रैम आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करेंगे पिनाका वेपन सिस्टम के बारे में। पिनाका वेपन सिस्टम को भी डीआरडीओ की 2 लैबोरेटरीज ने मिलकर रेडी किया है। रिसेंटली इसका अपग्रेडेड वर्जन टेस्ट किया गया है बाय द डीआरडीओ, इसलिए पिनाका वेपन सिस्टम न्यूज में है। पुराना सिस्टम है, एडवांसमेंट होता रहता है ना, पहले पिनाका 1 था, फिर पिनाका 2 आया, फिर पिनाका का एडवांस वर्जन आ गया। ठीक है, तो डीआरडीओ ने अनाउंसमेंट किया है कि हमने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर ली है गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की। ठीक है, अभी डीआरडीओ ने टेस्टिंग की है इसका। अभी हमारे पास फोर पिनाका रेजिमेंट जो है वो सर्विसेज में है। हमारी प्लानिंग है कि 6 पिनाका रेजिमेंट को और तैयार करना जो हमारे देश को सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसको डीआरडीओ की 2 लैबोरेटरीज ने तैयार किया है। पहली है पुणे की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरा है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, और इन्होंने पार्टनरशिप की है एक प्राइवेट कंपनी के साथ जिसका नाम है एल&टी, लॉर्सन एंड टर्बो एंड टाटा पावर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है। अब यहाँ पे जो हमारा पिनाका सिस्टम है इसकी टारगेट कब कितनी है? देखो, पिनाका जो 1 था उसकी टारगेट रेंज थी 37.5 किलोमीटर। जो पिनाका 2 सिस्टम हमने लॉन्च किया उसकी रेंज थी 60 किलोमीटर। ठीक है, और अभी हमने जो गाइडेड पिनाका सिस्टम लॉन्च किया इसकी रेंज है 75 किलोमीटर। बट हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि 120 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो। मतलब अभी इसके और भी एडवांस वर्जन फ्यूचर में देखे जाएंगे। नेक्स्ट आता है रुद्रम मिसाइल सिस्टम। रुद्रम मिसाइल सिस्टम भी डीआरडीओ का सिस्टम है, और इंडियन एयरफोर्स अभी इसको इस्तेमाल कर रहा है। एयर टू सरफेस कैसा है ये? एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्टिंग की है इंडिया के पहले एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है रुद्रम को डिजाइन डेवलप डीआरडीओ ने किया है फॉर इंडियन एयरफोर्स। ये हमारी एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसको सुखोई जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी रेंज अगर हम देखते हैं तो 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी, और स्पीड 2 मैक तक की इसकी स्पीड आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अगली कहानी समझते हैं K4 मिसाइल के बारे में। तो रिसेंटली हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है K4 को डिजाइन डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और रिसेंटली इसको आईएनएस अरिघात से हमने लॉन्च किया है या फिर टेस्टिंग की है। ठीक है, तो K4 एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने तैयार किया है। ठीक है, ये अपने ट्रायल फेज में है, और ट्रायल फेज हो जाने के बाद आईएनएस अरिहंत में या फिर आईएनएस अरिघात में इसको कमीशन किया जाएगा। हम सभी को पता होना चाहिए कि आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात ये दोनों ही हमारी क्या है? सबमरीन है, वो भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ओके, इनमें इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब ये जो K4 मिसाइल सिस्टम है ये डीआरडीओ का 2nd नंबर का सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके पहले इसने K15 को लॉन्च किया था। अच्छा, रेंज कितनी है इसकी? इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर की रेंज। बहुत ज्यादा रेंज आपको देखने को मिलेगी K4 मिसाइल सिस्टम की, जिसको डीआरडीओ ने तैयार किया है। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो पीडीएफ है, ये हमारी हाफ ईयरली मैगजीन का पार्ट है जो कि डेमो सेक्शन में अवेलेबल है। आप कंप्लीट हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कवर किया है, आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। इसके अलावा अगर आपने
करंट अफेयर्स ई मैगजीन सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, जो कि 12 महीने की वैलिडिटी के साथ है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सभी 12 मैगजीन 2025 में आपको एमसीक्यू मैगजीन, बैंकिंग मैगजीन और अभी जो हम पीडीएफ कर रहे हैं ये सभी आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो बार बार इसको परचेस करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर लेना। स्टिल कोई डाउट होता है तो वहां पर एक व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन एंड मैगजीन्स। ओके है जी, चलिए अब बात करेंगे कावेरी इंजन के बारे में। ये है कावेरी इंजन। हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जैसे कि तेजस, तेजस वगैरह में इस कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है, डीआरडीओ ने 1980s में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो इंडियाज गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरटी, जो कि एक डीआरडीओ का पार्ट है, इसने रिसेंटली कावेरी इंजन की टेस्टिंग को अनाउंस किया है कि हमने कंप्लीट कर ली है सारे लेवल की टेस्टिंग। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को हमने 1980 में के दशक में स्टार्ट किया था और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के लिए है। ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अंडर द डीआरडीओ। ओके, अभी जो कावेरी इंजन है ये 49 से 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पे डीआरडीओ का प्लानिंग है कि हम इसका एडवांस वर्जन भी लॉन्च करेंगे जिसका थ्रस्ट लेवल 73 टू 75 किलो न्यूटन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके है जी, इसका ट्रायल हमने इंडिया और रशिया दोनों जगह इसका ट्रायल करके देखा है। चलिए अगली बात करेंगे अभेद के बारे में। अभेद क्या है? तो अभेद एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है जो बहुत हल्की है और 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अभेद को किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। तो डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली इन दोनों ने अभेद को डेवलप किया है। अभेद एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट आपको देखने को मिल जाएगी जो कि 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अभेद का मतलब है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। इसमें पॉलीमर और बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जोराबर टैंक के बारे में। तो जोराबर जो टैंक है इसको भी डीआरडीओ ने तैयार किया है। जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, डिफिकल्ट टेरेन एरिया है, डेजर्ट एरिया, माउंटेन एरियाज में इस जोराबर टैंक का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो डीआरडीओ ने कोलैबोरेशन किया था एलएनटी, लॉर्सन एंड टर्बो के साथ और लाइट टैंक जोराबर को तैयार किया है। अगस्त 2025 तक इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर दिया जाएगा। ये ऑपरेशन करेगा लद्दाख और सिक्किम जैसे एरिया में। इसका नाम जोराबर इसलिए रखा है कि जोराबर जनरल का नाम था जो कि जम्मू में तैनात थे। ओके है जी, डन। चलिए अगला आता है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, अस्त्र कैसी मिसाइल है याद रखना है सभी लोगों को। एयर टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिलती है अस्त्र। इसको डीआरडीओ और बीडीएल, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बीडीएल मतलब भारत डायनामिक लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इंडियन एयरफोर्स के लिए अस्त्र मिसाइल सिस्टम को डिजाइन किया है जिसका इस्तेमाल सुखोई में और तेजस में किया जाएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? सुखोई और तेजस में किया जाएगा। ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, और 200 अस्त्र मिसाइल को इंडक्ट किया जा रहा है इंडियन एयर फोर्स में। ओके है जी, इसकी रेंज 80 से लेकर 110 80 से लेकर 110 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिलेगी और 5 मैक की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, मतलब हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अग्नि 4। अग्नि 4 मिसाइल सिस्टम जो कि न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है अग्नि 4, और इसको लॉन्च किया है रिसेंटली डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग की है। टेस्टिंग कहां से हुई है? टेस्टिंग हुई है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा से। ठीक है, तो अग्नि 4 एक सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। कैसा है ये? सरफेस टू सरफेस। जैसे कि अस्त्र, अस्त्र कैसा था? एयर टू एयर था। वैसे ही अग्नि क्या है? सरफेस टू सरफेस है। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जिसका सक्सेसफुली टेस्टिंग की गई है। कहां पर? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा में। ठीक है, अग्नि 4 जो सिस्टम है इसको हम देखेंगे कि 2007 में अग्नि जो मिसाइल सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये 2 स्टेज का है। इसमें आपने सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया है। 4000 किलोमीटर की रेंज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ओके है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डीआरडीओ से संबंधित है। नाउ बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में जो कि आपके साइंस और टेक से संबंधित है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेटो।
नेटो क्या कर रहा है, अपना नदरलैंड कमांड स्टैब्लिश कर रहा है फिनलैंड में। अगर आप यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप देखोगे तो रशिया और फिनलैंड की बॉर्डर एक दूसरे के साथ शेयर होती है, और कुछ दिन पहले ही फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे जो चाइना की पावर है उसको एक तरीके से काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक नदन कमांड स्टैब्लिश किया जा रहा है फिनलैंड में बाय द नेटो। ओके, तो नेटो यहाँ पे नया लैंड कमांड फिनलैंड में स्टैब्लिश कर रहा है रशियन बॉर्डर में, कब तक, 2025 में। और इसको तैयार करने के लिए नाटो ने 8.5 मिलियन यूरो का बजट भी अलॉट किया है। ठीक है, इसको नेटो और फिनलैंड आर्मी मेंटेन करेगी। ओके, नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिलेगा। 1959 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं MACE, मतलब मेस ऑब्जर्वेटरी के बारे में। रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, कहां पर इनॉग्रेट हुआ है, हेनले लद्दाख में। तो सबसे पहले देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है मेजर एटमॉस्फेरिक चर्नोकोप एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी या ऑब्जर्वेटरी। और ये वर्ल्ड की नहीं, एशिया की लार्जेस्ट चर्नोकोप टेलीस्कोप आपको देखने को मिलेगा, जिसे 4300 मीटर की हाइट पर हेनले लद्दाख में लॉन्च किया गया है। एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की हाईएस्ट, एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की हाईएस्ट आपको चर्नोकोप ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलेगी हेनले लद्दाख में। इसका काम क्या है, यहाँ पे जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव होते हैं, और उनसे जो वेव निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उन रेडिएशन को यहाँ पे से चेक करना, ऑब्जर्व करना। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसे डेवलप किया है। और सपोर्ट किसने किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद ने इसको सपोर्ट किया है, जिससे हम एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, पार्टिकल्स एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी कर पाएंगे। चलिए ना बात करते हैं लोकेश मशीन के बारे में। हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है लोकेश मशीन। इन्होंने इंडिया की पहली इंडिजीनियस एसएमजी का मतलब होता है सब मशीन गन, इंडियन आर्मी को दी है। पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसने इंडिजीनियसली यहाँ पे सब मशीन गन को तैयार किया है और इंडियन आर्मी को दिया है। कहां पर, नदन कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। किसने तैयार किया है, लोकेश मशीन लिमिटेड ने, जो हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है। ठीक है, और इस शॉर्ट गन या फिर आपका जो सब मशीन गन है, इसका नाम है अस्मी। अस्मी का मतलब होता है प्राइड। अस्मी का मतलब क्या होता है, प्राइड इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका डिजाइन किसने प्रोवाइड किया था, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे ने डिजाइन तैयार किया था। 2.4 kg की आपको अश्मी शॉर्ट गन देखने को मिल जाएगी, जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए है। जो हम इंपोर्ट करते हैं उससे ये 30 टाइम चीपर है। ठीक है, लोकेश लिमिटेड या लोकेश मशीन का फॉर्मेशन 1983 में हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में, और एम लोकेश्वर राव इसके हेड या सीईओ देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते हैं चाइना। चाइना ने अनवील किया है वर्ल्ड का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। इसमें स्टील बॉडी का इस्तेमाल ना करते हुए कार्बन बॉडी का इस्तेमाल किया है। और कार्बन फाइबर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, राइट। तो चाइना ने वर्ल्ड की पहली पैसेंजर ट्रेन बनाई है जो कि कार्बन फाइबर से बनी है। इसका नाम है चैट्रोबो 1। ठीक है, इसे क्विंगटोंग सिफांग रोलिंग स्टॉक लिमिटेड ने तैयार किया है। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंडियन नेवी कमीशन न्यू डीप वाटर सर्वे वेसल, जिसका नाम है INS निर्देशक। जैसे कि इसमें मेंशन है कि ये डीप वाटर सर्वे वेसल है, मतलब एक वाटर में सर्वे करेगा। इसमें आपको कई सारे इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे जो कि वाटर हाइड्रोग्राफिक मैपिंग करेंगे। इसको रिसेंटली इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है INS निर्देशक। और INS निर्देशक को GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता ने तैयार किया है और इंडियन नेवी को डिलीवर किया है। अब GRSE को, यहाँ पे जो GRSE है, इसको चार डीप वाटर सर्वे वेसल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2018 का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये आपकी सर्वे वेसल दूसरा नंबर का, ये सेकेंड नंबर का सर्वे वेसल है, जिसका नाम है INS निर्देशक। इसके पहले INS संध्या को कमीशन किया गया था, कब, 3 Feb 2024 में। क्लियर है। GRSE का फॉर्मेशन 1884 में हुआ था एज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, लेकिन बाद में 1916 में इसका नाम चेंज करके गार्डन रीच वर्कशॉप कर दिया एंड 1960 में से नेशनलाइज कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें स्टैक होल्डिंग आ गई। ठीक है, एक मिनी रत्न कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको रन करती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 31
MQ-90B प्रेडेटर ड्रोन के बारे में। ये जो आपके MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन है, ये यूएसए के ड्रोन है और 31 ड्रोन्स को हम परचेस कर रहे हैं, जिसके लिए $3.5 बिलियन की डील हुई है। तो इंडिया और यूएसए के बीच में $3.5 बिलियन की डील हुई है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 MQ-9B आर्म्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। इस ड्रोन को जनरल एटॉमिक्स तैयार कर रहा है और ये यूएसए का प्रोग्राम है। आने वाले 4 सालों में इसको धीरे धीरे दिया जाएगा, तो 4 से लेकर 6 सालों में ये डिलीवरी कंप्लीट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के बारे में। तो इसकी कहानी हमें समझनी पड़ेगी, आखिरकार ये पिक्चर कहां से शुरू होती है। तो देखेंगे 2019 की बात है, 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर को तैयार करेंगे। ठीक है, 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को तैयार करेंगे, जिसकी 2 अलग अलग क्लास होंगी। एक होगी आपकी अर्नाला क्लास और दूसरी होगी आपके माहे क्लास। कौन कौन सी क्लास है? अर्नाला क्लास और माहे क्लास। अर्नाला क्लास के अंदर जो 8 वेसल रेडी किए जाएंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? GRSE को दिया। और माहे क्लास के अंदर जो 8 वेसल्स तैयार किए जाएंगे, इसका ऑर्डर किसको दिया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को दिया। तो माहे क्लास कोचीन शिपयार्ड तैयार कर रहा है और अर्नाला क्लास GRSE तैयार कर रहा है। तो अर्नाला क्लास की 7th नंबर की वेसल है जिसका नाम है अभय। ठीक है, इसको रिसेंटली इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने सारी चीजें मेंशन की हैं। अर्नाला क्लास को GRSE में बिल्ड कर रहा है और माहे क्लास को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। माहे क्लास में माहे, फिर मालवन, मंगरोल, मालपे और मुल्की, ये 5 वेसल अभी तक आ चुके हैं। वही अर्नाला क्लास में 7 वेसल है, अर्नाला, फिर अंदरोद, अंजदीप, अमीनी, अग्रय, अक्षय और अभय। अभय आपको अर्नाला क्लास का 7th नंबर का वेसल मिल जाएगा, जिसको रिसेंटली इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। GRSE और LNT ने इसको तैयार किया है, मतलब GRSE ने इसको तैयार किया है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट GRSE को दिया गया था 2019 में। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया ने 4th न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है। इंडिया ने रिसेंटली 4th न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च किया है। अभी इसका कोई नेमिंग नहीं है, कुछ नामकरण नहीं है, बस नाम रख दिया गया है S4, क्योंकि इसके पहले INS अरिहंत को लॉन्च किया गया। INS अरिहंत के बाद INS अरिघात और INS अरिघात के बाद INS अरिंधम को लॉन्च किया गया, और ये आपका 4था नंबर का न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसका कोड नेम रखा है S4। विशाखापट्टनम में इसको लॉन्च किया गया है और इसमें आपने लगाई है कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइल। कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है और फ्रांस की मदद से हमने इसे डेवलप किया है। चलिए अब बात करेंगे एरोट्रैक। एरोट्रैक एक छोटा सा डिवाइस है जिसको IIT बॉम्बे ने तैयार किया है। ठीक है, IIT बॉम्बे के साइंटिस्ट ने यहाँ पे जो पानी है, पानी में जो पॉल्यूटेंट है, उनको डिटेक्ट करने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है जिसका नाम क्या है? एरोट्रैक। ठीक है, नाउ बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली 7,628 करोड़ रुपए की डील साइन की है K9 वज्र आर्टिलरी गन को परचेस करने के लिए फ्रॉम द LNT। तो सबसे पहली बात, तो जो K9 वज्र आर्टिलरी गन है, इसको तैयार कौन कर रहा है? LNT कर रहा है। और हम 100 K9 वज्र आर्टिलरी गन को परचेस कर रहे हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने LNT को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का है? तो 7,628 करोड़ रुपीस, 7,628 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये कंप्लीटली देखो, अभी जो K9 वज्र आर्टिलरी गन है, ये हमारे देश की नहीं है, ये साउथ कोरिया की है। ठीक है, तो साउथ कोरिया से हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और भारत की नीड के अकॉर्डिंगली, अपनी ट्रूप्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई कौन कर रहा है? LNT कर रहा है। LNT इसे मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये साउथ कोरियन गन है और इसका जो नाम रखा जाएगा वो K9 वज्र T रखा जाएगा। ठीक है, ये पहली आर्टिलरी गन है जिसको प्राइवेट इंडियन कंपनी LNT इंडियन आर्मी के लिए तैयार कर रही है। ठीक है, इसकी रेंज 450, मतलब ये 450 किलोमीटर की रेंज में काम कर सकती है। ठीक है, डन। चलिए अगली बात करेंगे यहाँ पर हाइपर लूप के बारे में। तो इंडिया का पहला हाइपर लूप टेस्ट किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा और IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इस हाइपर लूप सिस्टम को तैयार किया था। हाइपर लूप सिस्टम में जो आपकी पॉड या जो ट्रेन के डब्बे हो सकते हैं, जिसको अपन पॉड बोलते हैं, वो बहुत हाई स्पीड से, मतलब बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं। कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है। एक प्रेशराइज व्हीकल होता है, सॉरी एक प्रेशराइज सिस्टम होता है जिसके अंदर एक पॉड आपके ट्रेवल करते हैं और एक जो पॉड होता है उसमें 24 से 28 पैसेंजर हो सकते हैं। तो ये जो हाइपर लूप सिस्टम है,
ये दो डेस्टिनेशन को कनेक्ट करेगा, कौन कौन सी, मुंबई और पुणे को, जस्ट 25 मिनट्स में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो आईआईटी मद्रास ने यहाँ पर इंडिया का पहला वैक्यूम ट्रेन हाइपरलूप सिस्टम को अपना टेस्टिंग करने का काम किया है। नेक्स्ट बात करेंगे अगेन आईआईटी मद्रास के बारे में। आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली अमोल डिस्प्ले, नेक्स्ट जनरेशन अमोल डिस्प्ले के लिए एक सेंटर एस्टेब्लिश किया है। अमोल्ड का मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो डिस्प्ले है इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन में, टैबलेट्स में, वॉचेस में यूज किया जाता है और इसका नेक्स्ट जनरेशन डेवलप करने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक रिसर्च सेंटर बनाया है जिसको फंडिंग कर रहा है मैत्री। मैत्री के अलावा डीआरडीओ और टाटा सन का कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंडिया के डीप ओशियन मिशन मत्स्य के बारे में। मत्स्य 6000, ठीक है, मत्स्य 6000 यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली बार इंडिया का पहला एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट का पता लगा है जो कि 4500 मीटर डीप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडिया का जो मिशन है डीप ओशियन मिशन, इसने सक्सेसफुली इंडिया के पहले एक्टिव सुपर थर्मल, यहाँ पे सुपर थर्मल वेंट की पिक्चर हमें शेयर की है जो कि 4500 मीटर की डेप्थ में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो डीप ओशियन मिशन है एक जॉइंट एफर्ट है किसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है, तो हम सभी को पता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज में जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सबडक्शन हो जाता है। जो हैवी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, सबडक्शन हो जाता है, होता है ऐसा। चेक, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर दोनों जो प्लेट्स है एक दूसरे से दूर जाती है, मतलब जब प्लेट्स का डाइवर्जन होता है, जब प्लेट्स का डाइवर्जन होता है तो एक गैप, एक रिफ्ट बन जाती है। इसके नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है जो कि काफी गर्म होता है और ये मैग्मा जब ठंडे पानी के कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो कई सारी गैसेस निकलती हैं, मिनरल्स ऊपर आ जाते हैं, इवोपरेशन होता है। इसे ही हम हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। पहला इंडिया का एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट हमको मिल चुका है, लेकिन वर्ल्ड का जो पहला हाइड्रोथर्मल वेंट डिस्कवर हुआ था वो 1977 में हुआ था गालापागोस रिफ्ट में। क्लियर है। अच्छा, बात करेंगे डीप ओशियन मिशन, तो 2021 का मिशन है। 5 इयर्स के लिए इसको अप्रूवल मिला था। इसका बजट 4077 करोड़ रुपीस है और इसको ऑपरेट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अनंत टेक्नोलॉजी के बारे में। अनंत टेक्नोलॉजी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने जीएसओ, मतलब आपकी जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वहां पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को प्लेस करने का काम किया है। ठीक है, तो अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड बिकम द फर्स्ट प्राइवेट इंडियन सैटेलाइट ऑपरेटर टू प्रोवाइड जीएसओ कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विस। ठीक है, यहाँ पे जो अनंत टेक्नोलॉजी है इसके फाउंडर कौन है, डॉक्टर सुब्बा राव आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द प्रोजेक्ट एम टू ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप इन द अंडर सर्व रीजन ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली रूरल एरिया के कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे तलवार क्लास फ्रिगेट के बारे में जिसको रिसेंटली लॉन्च किया है जीएसएल, मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ड तलवार क्लास फ्रिगेट है जिसका नाम है त्रिपुट। ठीक है, इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। किसने कमीशन किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। कब, 24 जुलाई 2024 को। अब देखेंगे कहानी कहां से शुरू होती, कहानी शुरू होती 2016 से। 2016 में इंडिया और रशिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और यहाँ पे कहा गया था कि हम 4 स्टील्थ फ्रिगेट को परचेस करेंगे फ्रॉम रशिया। तो डील ऐसी हुई थी कि 2 फ्रिगेट हम रशिया से डायरेक्टली परचेस कर लेंगे और 2 फ्रिगेट को हम इंडिया में डेवलप करेंगे। इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी पर साइन किए गए थे। ठीक है, तो 2 जो फ्रिगेट है जिसका नाम है तुसिल एंड तमाल, इनको हम डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे रशिया से और जो रिमेनिंग 2 फ्रिगेट है उनको जीएसएल मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मेथड से। तो उसी का जो आपका सेकेंड फ्रिगेट है, ठीक है, उसका सॉरी यहाँ पे जो त्रिपुट है ये पहला शिप है जो जीएसएल ने बिल्ड किया है और सेकेंड जो है वो 2025 तक शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च किया है गोवा में जिसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप क्या है, इंडियन कोस्टल गार्ड के लिए एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। जैसे कि ऑयल स्पिल वगैरह हो जाता है, तेल फैल गया तो उसको कलेक्ट करेगा, ये इसका काम है। इसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप, और ये पहला इंडिजीनियसली डेवलप पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है इंडियन कोस्टल गार्ड के लिए जिसको तैयार करने का काम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ठीक है,
अगर हम बात करें इसकी कॉस्टिंग के बारे में, तो कॉस्टिंग आपको 583 करोड़ रुपीस देखने को मिल जाएगी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को इस तरीके की 2 वेसल डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है 583 करोड़ रुपीस का। इसकी रिकवरी रेट 300 टन पर आवर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विनित्रा के बारे में। अब देखेंगे जैसे कि सबमरीन है, सबमरीन जैसे कि आप लोगों ने गाजी अटैक देखा होगा, पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है, इनफैक्ट देखना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे देश में भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। अब सबमरीन नीचे है, सबमरीन में कोई अटैक आ जाता है, कोई प्रेशराइज कंडीशन या क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है, तो वहां पे जो हमारे पर्सनल्स हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, वो कैसे स्किप होंगे, उनको एक ट्रेनिंग की जरूरत तो है ऐसे ऐसी कुछ सर्कमटेंसेस में, ऐसी कंडीशंस में स्किप होने के लिए। इसलिए यहाँ पर विंतरा बनाया गया है। तो इंडियन नेवी ने कमीशन किया है सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी, सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी जिसका नाम है विनित्रा। इसको कहां पे कमीशन किया गया है? आईएनएस सातवाहन में, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। आईएनएस सातवाहन ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर काम करता है। ठीक है, ये जो आपकी कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है जिसका नाम है विंतरा, इसको तैयार करने का काम एलएनटी ने किया है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि हमारे क्रू मेंबर को ट्रेन करना, जिससे वो अपनी लाइफ को बचा सके अगर सबमरीन में कोई भी डिस्ट्रेस कंडीशन आती है या अंडर अटैक कंडीशन। चलिए, आज की लास्ट न्यूज पे हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आज का सेशन खत्म हो जाएगा। हमने आज पूरी इसरो की न्यूज देख ली, इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी न्यूज में वो देखा, डीआरडीओ की न्यूज, और फिर एडिशनल जो अदर न्यूज है आपकी जीआरएससी की, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की, उन सबको देखा। लास्ट न्यूज है आपकी परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है या कमीशन किया है 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, हमारे देश में प्रधानमंत्री ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है, जिनको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर डेवलप करने का काम किया है। इन सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने की कॉस्ट 130 करोड़ रुपीस है। और जो ये 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, उनको पुणे में, पुणे के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद कोलकाता में कमीशन किया जाएगा। कहां पर रखा जाएगा इनको? पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। ठीक है, अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, सीडेक। सीडेक का मतलब होता है यहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सीडेक ने इनको तैयार किया है। इनकी स्पीड 10 टू द पावर 15 ऑपरेशनल पर सेकेंड आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर 1 पेटाफ्लॉप आपको इसकी स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो पहला जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, उसको हम कहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं? उसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं पुणे में, जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप इन पुणे, जो कि रियल टाइम में जो पल्सर या रेडियो बस्ट होता है उसके ऑब्जर्वेशन को करने का काम करेगा। सेकेंड, हम इंस्टॉल करेंगे इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटेड सेंटर दिल्ली में। ठीक है, जो हमें मटेरियल साइंस और एटॉमिक फिजिक्स में रिसर्च करने में हेल्प करेगा। तीसरा जो हम रुद्र कंप्यूटर लॉन्च करेंगे, वो करेंगे एसएन बोस सेंटर इन कोलकाता में, जो हमें कॉस्मोलॉजी, अर्थ साइंस और फिजिक्स डेवलपमेंट इन फिजिक्स में रिसर्च करने में मदद करेगा। ठीक है, इसके अलावा सीटेक ने यहाँ पे 2 और हाई सुपर परफॉर्मेंस कंप्यूटर को लॉन्च किया है, जो कि मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए है, क्लाइमेट के लिए, वेदर फिनोमिना के लिए है। और ये 2 जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, इनका नाम है अर्का एंड अर्निका, अर्का एंड अर्निका। और इनको कहां पर इंस्टॉल किया जाएगा? इनको इंस्टॉल किया जाएगा, देखेंगे, पहला कंप्यूटर इंस्टॉल होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, आईआईटीएम पुणे में, और दूसरा जो सिस्टम इंस्टॉल होगा वो होगा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो अर्का और अरुणिका मेट्रोलॉजिकल या फिर वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट साइंस की रिसर्च करने के लिए बनाया गया कंप्यूटर है, और इन कंप्यूटर्स को बनाया है अगेन सीडेक ने। नाउ बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 का मिशन है, जिसको मैत्री डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैंडल करता है। ठीक है, मैत्री डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी इसको डेवलप करता है, और इसको देखने का काम कौन करता है? सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी बेंगलुरु, इस मिशन को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो इस तरीके से 3 कंप्यूटर्स को लॉन्च किया गया है रिसेंटली बाय द प्राइम मिनिस्टर इन 3 डिफरेंट लोकेशंस, पुणे, कोलकाता एंड दिल्ली। क्लियर है? तो ये हमारी कंप्लीट न्यूज हो गई है। पीडीएफ हालांकि मैंने कल आपके टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था। इसके अलावा जो मैगजीन का डेमो सेक्शन है, वहां पर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो अलग से फोल्डर में भी आपको ये मैगजीन मिल जाएगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।